नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप लोगों ने अब तक ये न्यूज में तो सुना ही होगा, साइक्लोन बिपरजॉय किस प्रकार से इंडिया की तरफ मूव कर रहा है और जल्द ही वो गुजरात के कच्छ वाले इलाके में लैंडफॉल करने वाला है। आप दोस्तों देख सकते हैं, ये चार्ट है जो कि ऑलरेडी बता रहा है 13 तारीख को इस वक्त साइक्लोन यहाँ पर पहुंच गया है और इस प्रकार से ये धीरे 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 रिकर्व करके आने वाले दिनों में यहाँ पर आप देखें तो लैंडफॉल करने वाला है, यानी कि साइक्लोन जमीन पर पहुंचने वाला है, हिट करने वाला है। और दोस्तों, इसका प्रभाव अगर आप देखें तो गुजरात के कच्छ रीजन में और साथ साथ सिंध ऑफ पाकिस्तान दोनों पर ही काफी गंभीर रहने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप अलग अलग टर्म्स देख रहे हैं। इस प्रकार से ये अल्फाबेट है, ये कह रहा है वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और यहाँ तक आते आते सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आफ्टर लैंडफॉल हो जाएगा, फिर सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा और फिर ये एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन बन जाएगा। अगर आप ये सारे एक्रोनिम्स यहाँ पर देखें, जो कि उसका मतलब यहाँ पे दिया है VSCS जब कह रहा है तो वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। अब ये सारे टर्म क्या है दोस्तों, ये आपको मैं थोड़ा आज के मैप में भी दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आज की बात करें तो इस वक्त कहां पे है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज दी साइक्लोन जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पे हवाएं तेजी से यहाँ पर इस वक्त गोल गोल घूम रही है और यही है साइक्लोन। दोस्तों, ये देख सकते हैं, इसमें आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे विंड की स्पीड आ रही है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा साइक्लोन के पास जाते हैं दोस्तों 54 हुई, और थोड़ा आगे गए दोस्तों 61 हो चुकी है। थोड़ा जूम करते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों 70 करीब हो रही है। यहाँ पे आते आते 82 हो गई। जैसे जैसे पास जाते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं साइक्लोन की जो स्पीड है हवाओं की, वो कैसे बढ़ती जा रही है, 87 तक पहुंच चुकी है। पर दोस्तों, जैसे ही आप साइक्लोन के सेंटर पे जाते हैं, हवा क्या हो गई, स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो सेंटर ऑफ द साइक्लोन है, जिसको आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, वहां पे विंड वेलोसिटी बड़ी कम होती है। तो ये सारी कुछ चीजें तो हम ऑब्वियसली इस मैप के थ्रू देख सकते हैं। क्या इंडिया में ही इस वक्त साइक्लोन आ रहा है? नहीं, और भी जगह पे आप देखें तो इसी प्रकार के डिप्रेशन आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों, काफी जगह पे आप देखें तो और भी अन्य जगहों पे आपको डिप्रेशन देखने मिलेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से, आप देखें तो हवाएं कुछ इस प्रकार से डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आप अगर हम देखें तो साल भर में ऐसे कई साइक्लोन्स आते हैं। अधिकतम बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न होते हैं, कुछ अरेबियन सी में जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हम जाने साइक्लोन बनता कैसे है, इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है और इसको आज हम सिंप्लीफाई करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि एक बार आपने ये देख लिया तो आपको फिर और कुछ नहीं जानना, हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। इसी अप्रोच के साथ ज्योग्राफी को सरल बनाने मैं आपके समक्ष ये सीरीज लेकर के आया हूं। कमेंट में बताइएगा अगला क्या टॉपिक आप समझना चाहते हैं, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो ज्योग्राफी के आपको लगते हैं, वो यहाँ पर आप कमेंट में लिखें, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, जरूरी अनाउंसमेंट है, आपको बता देता हूं। आपके लिए हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी फाउंडेशन प्लस अग्निपथ का कॉम्प्रिहेंसिव बैच, और ये आपको मिल रहा है केवल 9,999 रुपए में। ये तब मिल रहा है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस कीमत पे आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, यानी कि एनसीईआरटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे सेपरेटली, और इसके बाद आपको एडवांस्ड कंसेप्ट भी पढ़ाए जाएंगे अग्निपथ बैच में। सीसैट के इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम सीसैट के लिए भी आपको पढ़ाने वाले हैं। इन टोटल 1000 से अधिक लाइव क्लासेस के मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगे। अग्निपथ बैच में क्योंकि आप एनरोल कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। जीएस में आपको भी मॉक टेस्ट मिलेगा, सीसैट का भी मिलेगा प्रीलिम्स के लिए, मेंस की आंसर राइटिंग की भी मॉक टेस्ट आपको मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे अग्निपथ 2.0 भी आप चाहे तो सेपरेटली ले सकते हैं, वैसे तो कॉम्बो मिल रहा है, चाहे तो आप ये सेपरेटली ले सकते हैं 7,999 रुपए में। ये तब है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको अग्निपथ के सारे फीचर्स मिलेंगे, यानी कि मॉडरेट टू एडवांस्ड कंसेप्ट्स हम टोटली पढ़ाने वाले हैं। साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएगी, मेंस मेंटरशिप भी मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस भी मिल जाएगा। इसके सिवा इस लेक्चर का PDF अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ भी सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों अगर हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझना है तो पहले साइंस के एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। अब दोस्तों आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को। तो पहले तो आपको बता देता हूं लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द हीट और एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ फेज चेंज ऑफ सब्सटेंस। क्या मतलब? मतलब बड़ा सिंपल कह रहा है, ये वो हीट है जो कि या तो जनरेट होती है, बनती है, यानी रिलीज होती है, या फिर हीट वो जो एब्जॉर्ब कर रही है, सिस्टम हीट ले रहा है जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। अब सिंपल शब्दों में अगर हम ये चार्ट देखते हैं दोस्तों, ये बता रहा है, मान लेते हैं पानी। तो पानी आप जैसा जानते हैं 0 डिग्री पे सॉलिड हो जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। पर उसी 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी अगर आप देखें तो लिक्विड रूप में भी एग्जिस्ट करता है। वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको मालूम है पानी वेपोराइज हो जाता है। क्या बन जाता है? वाटर वेपर। और उसी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी आप देखें तो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब पानी बर्फ के रूप में हो या फिर पीने वाला लिक्विड रूप में हो, पानी तो H2O है। H2O क्या है? इस प्रकार के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। या आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और यही H2O मॉलिक्यूल क्या है? पानी है। लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस में अंतर कहां पे आता है? अंतर आता है दोस्तों कि ये H2O मॉलिक्यूल्स आपस में किस प्रकार से अरेंज्ड हैं। लिक्विड में ये H2O मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं कुछ अलग तरीके से अरेंज्ड है, और सॉलिड में ये किसी अलग पैटर्न में अरेंज्ड है। क्या आप ये देख पा रहे हैं? देख पा रहे होंगे, मैं मान के चलता हूं। अब दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी लिक्विड भी है, और यही 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी सॉलिड भी है, यानी आइस भी है। यानी इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी इस अरेंजमेंट में भी है और पानी इस अरेंजमेंट में भी है। तो अगर मैं लिक्विड से सॉलिड बना रहा हूं, या फिर सिंपल शब्दों में कहूं तो एक बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? मुझे कुछ हीट देनी पड़ती है। ये 80 कैलोरीज हीट मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके एक्स अमाउंट ऑफ आइस एक्स अमाउंट ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बदलाव आया? दोनों H2O ही है, टेम्परेचर भी सेम है। तो ये 80 कैलोरीज जो मैंने दिया इस सिस्टम में, ये कहां चला गया? ये चला गया आइस वाले इस अरेंजमेंट को इस अरेंजमेंट में बदलने में, है कि नहीं? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस था, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है। मैंने जब आइस को 80 कैलोरी दिया तो ये क्या हो गया? इस प्रकार का जो अरेंजमेंट था H2O का, वो इस प्रकार के अरेंजमेंट में बदल गया, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो हीट दिया, क्या कुछ टेम्परेचर में बदलाव आया? नहीं। तो कोई कहेगा कुछ तो बदलाव आया नहीं, दिख ही नहीं रहा, क्या चेंज आया? चेंज आया। चेंज आया उसके छुपे हुए स्वभाव में। वो जो अरेंजमेंट था H2O के मॉलिक्यूल्स का, उसमें बदलाव आया। और इसीलिए क्योंकि ये छुपा हुआ है, ऐसे थर्मामीटर लगा के देखोगे तो पता तो नहीं चलेगा, लेकिन बदलाव आ रहा है। H2O के जो अरेंजमेंट था उसमें आ रहा है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। अब जैसा आप इस चार्ट को देखिए ध्यान से, तो अगर सॉलिड से लिक्विड बना तो 80 कैलोरीज ऐड करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब यही लिक्विड वापस सॉलिड बनेगा तो 80 कैलोरीज क्या करेगा? रिलीज कर देगा, है कि नहीं? वैसे ही वाटर, जब वाटर वेपर बनता है तो ये फलाना अमाउंट ऑफ हीट इसको देना पड़ता है, पर जब वाटर वेपर वाटर बनता है तब वो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि अब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट तो पहले वाला हो जाएगा, तो वापस वो अमाउंट ऑफ हीट जो एक प्रकार के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में स्टोर्ड था, वो स्टोर्ड हीट रिलीज हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? लेटेंट हीट यहां पे रिलीज होता है। तो ये समझ आ गया होगा लेटेंट हीट, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे क्लास, हो सकता है किसी को समझ ना आए तो क्या करें, अगर नहीं आया तो दोबारा सुन लीजिए, है ना? तो यहाँ पे रिपीट कर लीजिए। तो अगर ये समझ आ गया, अब हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, पानी जब वाटर वेपर बन रहा है
और वाटर वेपर जब पानी बन रहा है तो क्या हो उसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो समुद्र है, समुद्र का पानी था वो क्या हो गया, वाटर वेपर में तब्दील हो गया, है ना। पानी जरूरी तो नहीं 100 डिग्री सेल्सियस पे ही इवेपोरेट होता है। पानी तो अगर मैं एक ग्लास में पानी लूं और अभी यहाँ पे टेबल पे रख दूं मेरे, तो क्या होगा, वो पानी थोड़ी देर में इवेपोरेट होकर रूम में चला जाएगा ना। लेकिन उसी पानी का अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट तो बदल गया ना जब वो वाटर वेपर बना। तो बेसिकली वो पानी तब इवेपोरेट हुआ जब उसने सिस्टम से यानी आसपास से 540 कैलोरी या एक्स अमाउंट ऑफ हीट ले लेते हैं, क्यों फिजिक्स में जाना, नंबर्स के पीछे जाना, एक्स अमाउंट ऑफ हीट लिया होगा तो ही वो पानी वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया होगा। सही बात है। और वो वाटर वेपर जब ऊपर में जाके मान लो कल को ठंडा हो जाए और वो कॉन्डेंस कर जाए यानी वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में बन जाए, तो वही हवा में क्या कर देगा, एक्स अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर देगा। यहां तक सबको सब कुछ समझ आया तो साइक्लोन समझ गए आप। यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है साइक्लोन का। अब आप बोलोगे सर आप तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, यहाँ कहाँ फिजिक्स में घुस गए। क्या करें, फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे फिजिक्स के कंसेप्ट हैं और बड़े सिंपल है ना, ऐसा कुछ कठिन तो मुझे लगता नहीं है आपको लगा होगा। कितना सिंपल है, तुरंत समझ गए, है ना। खाली समझाना था, एक बार समझ गए, अब जीवन भर याद रखेंगे आप। तो चलिए अब इस कंसेप्ट के साथ साइक्लोन समझते हैं। साइक्लोन क्या है, कुछ नहीं दोस्तों, जैसा मैंने आपको तस्वीर में दिखाया यहाँ पे, साइक्लोन और कुछ नहीं है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन है। किस प्रकार की हवा है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से हवाएं हैं जो इस प्रकार से क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन में घूम रही हैं। जाहिर सी बात है ये किस दिशा में घूम रही है, क्या ये क्लॉकवाइज, घड़ी जरा देखिए अपने हाथ में, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो क्या ये क्लॉकवाइज चल रही है, नहीं, ये तो घड़ी के उल्टे दिशा में चल रही है। यानी ये कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जैसा आप देख रहे हैं यानी इक्वेटर के ऊपर अगर आप देखें तो ये किस दिशा में घूमती है हवाएं, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर सदर्न हेमिस्फेयर में इस वक्त कहीं पे कोई डिप्रेशन मुझे दिखे तो आपको थोड़ा, हाँ ये देखिए यहाँ पे एक डिप्रेशन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए हवाएं कैसे घूम रही हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, क्लॉकवाइज। क्या आप देख पा रहे हैं ये, तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो डिप्रेशन होगा उस पे हवाएं कैसे घूमती हैं, क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। क्यों घूमती है रटना नहीं है, मैं समझा दूंगा, लेकिन एग्जाम में तो आपको तुरंत रिकलेक्ट करना है। तो क्या करें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का एन लिख दीजिए ऐसे, और इसका जो दोनों पूंछ है एन का, है ना, दोनों तरफ पे एक एक पूंछ है इसका, इसको पकड़िए और ऐसे खींच दीजिए, इसको पकड़िए और ऐसे खींच दीजिए। ये कौन सी दिशा बनी, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन है इस लो प्रेशर सेंटर में कैसे मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फेयर में कैसे मूव करती है, वापस क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, आपको सदर्न हेमिस्फेयर के लिए एक जरा सा एस बना दीजिए, एस बना दिया, दोनों पूंछ को फिर क्या करेंगे आप, पहले के जैसा खींचिए। किस दिशा में आपको घूमती हुई दिखी, क्लॉकवाइज। तो सदर्न हेमिस्फेयर में हवाएं कैसे घूमती हैं, क्लॉकवाइज। क्यों ऐसे घूमती हैं, तो आइए एक और कंसेप्ट समझते हैं दोस्तों, कोरियोलिस फोर्स का कंसेप्ट। अब दोस्तों कोरियोलिस फोर्स के मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप कहें तो मैं आपके लिए अलग से कोरियोलिस फोर्स का भी एक क्लास ले आऊंगा, लेकिन कमेंट में बताना पड़ेगा कि भाई कोरियोलिस फोर्स कवर कीजिए, ज्यादा लोग बोलेंगे तो मैं वो भी कवर कर दूंगा। बिल्कुल सरल कंसेप्ट है ना, जैसे मैंने आपको अभी लेटेंट हीट समझाया उससे भी ज्यादा आसान तरीके से कोरियोलिस फोर्स में समझाऊंगा। तो अब जैसा आप देख रहे हैं कोरियोलिस फोर्स क्या कहती है, एक सूडो फोर्स है, एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स नहीं है। कारण क्या है ना, हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है, मूव कर रही है। फिजिक्स में क्या होता है ना कि हम जब भी सारे इक्वेशन बनाते हैं तो जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो स्टेशनरी होना चाहिए। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम एक सूडो फोर्स यानी झूठा फोर्स लगाते हैं। नहीं समझ आया छोड़ दीजिए, सिंपल शब्दों में इतना समझिए, कोरियोलिस फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है जिसके वजह से हर ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी में मूव कर रहा है उस पर एक डिफ्लेक्टिव फोर्स यानी उसको जिस दिशा में मूव कर रहा है उसको डिफ्लेक्ट करने वाला एक फोर्स लगता है। बड़ा सिंपल है, सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कहता है
अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन के राइट में मूव करो। अगर यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, मैंने बॉल फेंका, इस प्रकार से जा रहा है बॉल, और अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है तो कोरियोलिस फोर्स क्या बोलेगा, इसको बोलेगा कि भाई ऐसे मूव करो, ऐसे मूव करो, ऐसे मूव करो। यानी कि बॉल कैसे जाएगा, कुछ इस प्रकार से जाएगा। यही ऑब्जेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर मैंने बॉल ऐसे फेंका तो वापस बोलो किस तरफ जाएगा। ये कोरियोलिस फोर्स कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन के राइट में मूव करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा है तो इसका ये वाला साइड राइट हुआ, ये वाला साइड लेफ्ट हुआ, यानी कि इस प्रकार से कोरियोलिस फोर्स लगेगी ना। यानी ये बॉल कैसे मूव कर जाएगा, कुछ इस प्रकार से मूव कर जाएगा ना। तो यही है कोरियोलिस फोर्स। तो अब और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, टुवर्ड्स द राइट, और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्यों ऐसा फंडा निकला है, ये जानना है तो मुझे बोलिए कमेंट में, तो मैं बनाऊंगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे पर्पस बड़ा सिंपल है, ज्योग्राफी हमेशा के लिए सिंप्लीफाई कर देना है मुझे आपके लिए। वो सारे टॉपिक्स जो आपको परेशान करते हैं ज्योग्राफी में, दोबारा कभी वो हिम्मत ना करें आपको परेशान करने की। इसी उद्देश्य से ये मैं सीरीज आपके लिए लाया हूं। तो अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट्स मूव करती हैं, ठीक है। और एक बात हम जानते हैं, हवाएं कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा क्या, कोई भी फ्लूइड हो, पानी ही क्यों ना ले लो, है ना। अगर दो टंकी ऐसे पानी है ना, इसमें यहां तक पानी है और इसमें पानी एक दूसरी टंकी है जिसमें आप देखोगे तो पानी कुछ इतनी ही है। इसको मैं जोड़ दूं अगर पाइप से तो ऊपर ज्यादा वाले पानी की टंकी से कम वाली टंकी में पानी मूव करेगा, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पानी मूव करेगा। तो कुछ वैसे ही हवाओं के साथ भी होता है, हवाएं भी कैसे मूव करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं। बड़ी अच्छी बात है। अब मान लेते हैं कि भाई यहां पे एक लो प्रेशर सेंटर है, तो आसपास से हवाएं क्या करना चाहेंगी, आसपास की सारी हवाएं इसके तरफ भागना चाहेंगी, इसके तरफ भागना चाहेंगी, कुछ ऐसे भागना चाहेंगी ना। अब मान लो इसके तरफ भाग तो रही है, लेकिन इस पर क्या लगेगा, कोरियोलिस फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। मान लो ये कहानी हो रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि कोरियोलिस फोर्स क्या कहेगा, टुवर्ड्स द राइट कहेगा हवा को मूव करने। यानी ये हवा ऐसे जा रही है और धीरे धीरे ही क्या करने लगेगी, कुछ इस प्रकार से टुवर्ड्स द राइट मूव करने लगेगी। इधर भी जो हवा ऐसे मूव करने लगेगी टुवर्ड्स द राइट मूव करने लगेगी। ये हवा भी ऐसे जाएगी, धीरे धीरे आप देखोगे टुवर्ड्स द राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन मूव करेगी। वैसे ही ये हवा भी आप देखोगे जा तो रही होगी लो प्रेशर सेंटर के तरफ, लेकिन धीरे धीरे टुवर्ड्स द राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन मूव करने लगेगी। यानी कि इन टोटल आप अगर हवाओं को देखें तो ये कैसे मूव कर रहे हैं, इन टोटल अगर आप देखोगे तो हवाएं लो प्रेशर सेंटर के इस तरीके से मूव कर रही हैं। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब समझ आया क्यों कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। लाइकवाइज कुछ इस प्रकार से ले लो, ये लो प्रेशर सेंटर है ना। यहाँ पे हवाएं क्या कह रही है, बोला चलो लो प्रेशर सेंटर की तरफ, लो प्रेशर है, जगह फिल करना है, चलो हवा भाग रही है। लेकिन ये क्या है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं है, ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हवाएं क्या होने लगेंगी, जा तो रही होगी सेंटर की तरफ, लेकिन टुवर्ड्स दी वो अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे क्या करने लगेंगी, मूव करने लगेंगी टुवर्ड्स दी लेफ्ट ऑफ दी डायरेक्शन ऑफ दी मोशन। यानी कुछ इस प्रकार से, ये आप देखोगे तो ऐसे, ये आप देखोगे तो ऐसे। तो यानी कि इन टोटल आप देखोगे तो हवाएं कैसे मूव करने लगेंगी, हवाएं कुछ ऐसे मूव करती हुई दिखेंगी। कैसी मूव हो गई है, क्लॉकवाइज। तो क्या अब आपको याद रहेगा, फॉर्मूला भी दे दिया, कंसेप्ट भी समझा दिया, अब और क्या चाहिए बताओ, यही तो है। तो याद रहेगा एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, हवाएं ऐसे मूव करती हैं। ठीक है दोस्तों, कोरियोलिस फोर्स ना किस पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा वेलोसिटी होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होता है। इसके सिवा कोरियोलिस फोर्स अगर आप देखें तो इक्वेटर पे नहीं लगता।
कोरियोलिस फोर्सेस जीरो एट द इक्वेटर। अब दोस्तों अगर हम देखें साइक्लोन्स कहां बनते हैं तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन्स कहां पर बनते हैं। तो वो भी हम समझेंगे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, पर उससे पहले कुछ साइक्लोन्स के बारे में जान लेते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं ना, इनका जो डायमीटर होता है 80 से 300 किलोमीटर का होता है, उससे अधिक नहीं होता। जरा आइए देखते हैं अपने नए वाले ताजे साइक्लोन के बारे में। कुछ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी हवाएं जो यहाँ पे जा रही हैं कुछ इतने बड़े इलाके में फैली हुई हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो डायमीटर आएगा इसका 80-300 किलोमीटर मैक्सिमम आता है, उससे ज्यादा आप देखोगे तो आपको देखने नहीं मिलेगा। उसके आगे इसकी प्रभाव इनडायरेक्ट होगी, डायरेक्ट प्रभाव आपको देखने नहीं मिलती। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो ये डायमीटर है ना, अगर हम देखें यहां से लेके यहां तक ये जो रेंज हुआ, जितना पर्पल कलर आप देख रहे हो ऑलमोस्ट जितना उसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो यहाँ पे कोई स्केल तो नहीं है जिससे मैं आपको बता सकता मीटर्स में, जिससे मैं नाप लेता, तो वो तो मुझे किलोमीटर का कुछ चार्ट ऐसे दिख नहीं रहा, पर ठीक है आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो साइज अगर आप देखें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की 80 से 300 किलोमीटर की इसकी डायमीटर होती है। अच्छा, इसके सिवा अगर आप देखें तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, ये अभी आप देखिए टी में कितनी वेलोसिटी आ रही है, जरा इसको मीटर लेके चले, है ना, यहाँ पे 87 किलोमीटर पर आवर। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये तारीख बढ़ाया, देखिए मैंने नीचे से वेडनेसडे 14 यानी कल की तारीख लगाई, 100 किलोमीटर पर आवर। और आगे ले चलते हैं दोस्तों, लैंडफॉल हो गया, देख रहे हैं लैंडफॉल हुआ है, जमीन पर हिट किया है। और इस वक्त अगर आप देखें तो इसकी स्पीड अब क्या होने लगी, कम होने लगी। और फर्दर आगे ले चलते हैं, यहां ले चलिए, देखिए आई का साइज भी कितना छोटा हो गया, डायमीटर कितनी कम हो गई, और स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि इसकी जो स्पीड है धीरे धीरे यहां पे आप देखो तो इंटेंसिफाई होती गई होती गई होती गई, और जब लैंड पे हिट किया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, कम होने लगी। यानी कि जो लो प्रेशर सेंटर है, हवाएं जितना ज्यादा लो प्रेशर सेंटर मजबूत होगा उतनी तेज हवाएं चलेंगी। यानी कि जैसे जैसे साइक्लोन लैंड के पास, लैंड पे हिट कर जाएगा, लो प्रेशर सेंटर कमजोर होता जाएगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मेजरली किसको प्रभाव करेगा, कोस्टल एरियाज को। ज्यादा अंदर चले जाओगे कोटा वगैरह में क्या होगी, बहुत ज्यादा तो बारिश होगी। देख लो 18 तारीख को कोटा पहुंच गया, हवा चल रही है, कितनी ही हवा है जरा देख लो भाई तुम, 52 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रही है हवा, है ना, इतनी ही हवा है यहाँ पे इस वक्त। तो हवा तेज जरूर है, लेकिन आप देखोगे तो उससे ज्यादा प्रभाव नहीं है, बहुत तेज हवा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी कभी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। तो वो स्पीड पे हवा नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि साइक्लोन कमजोर होता जाता है जैसे जैसे हम लैंड की तरफ जाते हैं। क्यों होता है समझ जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो जो सेंटर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का उसको क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। वहां पे लो प्रेशर एक्सट्रीमली लो होता है, एक्सट्रीमली लो होता है। इसमें जैसा आप देख रहे हो यहां पे, जहां पे मैंने बताया था स्पीड आपको लगभग 0 मिल रही थी, यही है आई ऑफ द साइक्लोन। आइए आपको जरा जूम करके दिखाते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये है आई ऑफ द साइक्लोन। मजा आ रहा है रियलिटी में, तभी मैं इंतजार कर रहा था, ये साइक्लोन टॉपिक तभी पढ़ाऊंगा जब साइक्लोन आएगा। मजा क्या है देखने में और एक्चुअल में फील करने में। अभी आप वीडियो देखेंगे, आप भी खोलिए windy.com और देखिए कहाँ कहाँ साइक्लोन जा रही है। आपको वैसे साइट के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, जेट स्ट्रीम जब पढ़ाऊंगा फिर आपको ये साइट में लेके जाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुई तो सरफेस विंड है, थोड़ी देर बाद आप चाहे तो अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स भी देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स आपको देखने मिलती हैं। थोड़ा संभाल के अगर हम दिखाएं तो वो भी आपको तब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए साइक्लोन्स पर फोकस करते हैं और इन्हीं को देखते हैं विदाउट गेटिंग कैरीड अवे। ठीक है, तो अब यहां पे आप अगर देखें इसकी ट्रैक कैसी होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे मूव करता है। अब दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कहेगा देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक्स में चलता है ना,
ट्रॉपिकल रीजन्स में ही चलता है। क्यों ट्रॉपिक्स में बता दूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि अभी तो हम बस जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। तो ये उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में ट्रॉपिकल एरियाज में हवाएं चलती हैं। ट्रॉपिकल विंड्स में क्या है, ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये ईस्ट टू वेस्ट चलती है। और वैसे ही आप अगर देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन भी चलता है ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन दोस्तों ये बड़ी सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी की। एक्चुअल में तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कुछ इस प्रकार से चलते हैं। क्या है, दिस इज पैराबोलिक पाथ। देख रहे हैं 0 to 15 डिग्री, जैसा एनसीईआरटी बोली ईस्ट टू वेस्ट चलेगी। 15 से 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ चलती है, और 30 डिग्री पार करने के बाद लगभग, नॉट ऑलवेज 30, फिजिक्स नहीं है ज्योग्राफी है, नंबर्स ऊपर नीचे बहुत होते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद ये कुछ वेस्ट टू ईस्ट चलनी शुरू हो जाती है। और ये जो पाथ है ये कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो आपको जरा सा मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा इस मैप में उतना क्लियर नहीं है जितना क्लैरिटी आपको जितनी इस मैप में मिलेगी। ये आप देख रहे हैं, यहां पर भी क्या आप देख पा रहे हैं साइक्लोन ने कैसे टर्न किया है। तो यूजुअली साइक्लोन्स में इस प्रकार का टर्न देखना नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रहता है। तो इस प्रकार से ये पैराबोलिक पाथ में आपको दिख जाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आप देख रहे हैं कैसे जैसे जैसे ऊपर के लैटिट्यूड्स में गई वेस्ट टू ईस्ट मूव की है। तो ये तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका पाथ कैसा है। दोस्तों क्लास पसंद आएगी तो क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि देखिए मैं बहुत डेप्थ में और समझा रहा हूं आपको डिटेल में जाके। तो सबसे पहले मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए अब दोस्तों देखते हैं आखिरकार ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता कैसे है। दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो मॉडल है ना, ये अगर आप देखें तो एक हीट इंजन का मॉडल होता है। हीट इंजन का मॉडल क्या होता है आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले कैसे बनता है ये समझते हैं। दोस्तों जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं, आपको ये मैं दिखा देता हूं, है ना, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं और इसके बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी समझ आएगी क्या ये हीट इंजन का मॉडल है। तो अब दोस्तों अगर आप देखें तो अब हम देखेंगे कि कैसे आखिरकार ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है। तो सबसे पहले जरा ये देखिए मैप, एक समुद्र है, ठीक है। समुद्र में अगर आप देखें तो सबसे पहले एक लो प्रेशर सेंटर बना। बेसिकली क्या हुआ, वहां पे पानी का बड़ा गर्म हो गया पानी, और गर्म होने की वजह से ऊपर की हवाएं भी गर्म हुई और गर्म हवाएं ऊपर उठने लगी। अच्छी बात है। अब जब यहां से हवाएं ऊपर उठना शुरू हुई, वार्म थी हवा, समुद्र के ऊपर की हवा है तो नमी भी होगी ना, तो मॉइस्ट भी थी हवा, ऊपर उठती है। क्या होगा इस वार्म मॉइस्ट एयर के साथ, जरा बताइए। वार्म मॉइस्ट एयर है, वाटर वेपर है, ऊपर उठता है। जैसे ही ऊपर उठेगा इस हवा, क्योंकि ऊपर उठ रहा है तो ए डायबिटिकली कूल होने लगेगा। ए डायबिटिक कूलिंग क्या होता है, अब अगेन ए डायबिटिक कूलिंग समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको ऊपर ऊपर से समझाता हूं, मान के चलता हूं आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो भी आप समझ जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर। क्या है सुनिए, ए डायबिटिक कूलिंग क्या होता है। ए डायबिटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें किसी गैस की अगर हम बात करें या किसी भी फ्लूइड की बात करें, तो विदाउट सप्लाई ऑफ हीट, विदाउट सप्लाइंग हीट, बिना हीट दिए उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ए डायबिटिक प्रोसेस। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, साइकिल पंप होता है, उससे साइकिल में हवा भरते हैं, पंप से जब जब हवा कंप्रेस करते हैं और इसको ट्यूब कनेक्ट करके टायर में डालते हैं, तो धीरे धीरे हवा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पंप आप छुएंगे तो आपको लगेगा अरे पंप तो गर्म हो गया है। कारण क्या है, वो आप जब हवा को बाहर से रूम के एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले हवा को ले रहे हैं और उसको पंप में डाल के कंप्रेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो हवा के मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं और वो आपस में हीट जनरेट कर रहे हैं। दैट इज ए डायबिटिक हीटिंग। लाइकवाइज कोई हाई प्रेशर में गैस है, जैसे परफ्यूम, परफ्यूम का डब्बा देखा है, वो धुआं छोड़ने वाला परफ्यूम है ना, तो
वो परफ्यूम अगर लोगे और उसको छिड़कोगे तो लगेगा ठंडा ठंडा। क्यों? क्योंकि वो प्रेशराइज कैनिस्टर में था, सिलेंडर में था, हाई प्रेशर में था। जैसे ही आपने बटन दबाया, वेंट से हवा निकली और वो नॉर्मल रूम प्रेशर पे आ गया। यानी कंपेयर टू बिफोर, पहले तो हाई प्रेशर में था ना, अब नॉर्मल प्रेशर में आ गया। यानी कि उसका हवा जो पहले टाइट टाइट आपस में मॉलिक्यूल्स थे, अब दूर दूर हो गए। तो आपको देखोगे तो हवा क्या हो गई? ठंडी हो गई। तो वैसे ही जब यहां पे भी अगर आप देखोगे, ये जो पानी के वाटर वेपर हैं, ये जब ऊपर जा रहे हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होती जाएगी, ये वाटर वेपर क्या होगा? वापस यहां पे हाई प्रेशर पे था, रिलेटिवली 1 एटमॉस्फेयर पे था, ऊपर जाओगे 0.7 एटमॉस्फेयर पे आ गया, तो क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी कम हो गई, यानी कि ठंडा हो गया। जैसे ही वाटर वेपर ठंडा होगा, ये क्या हो जाएगा? वाटर वेपर राइज किया, ये कूल किया, ये कॉन्डेंस कर जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट बना देगा। तो वाटर वेपर नंबर 3 स्टेज में क्या हो रहा है? वाटर ड्रॉपलेट बन रहा है। लेकिन लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको एक दिव्य ज्ञान दिया था। आज क्या कहा था? वाटर वेपर जब वाटर ड्रॉपलेट बनेगा, जरा देखो क्या होगा। वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट बनेगा, है ना, 540 कैलोरी क्या कह रहा है? रिमूव करेगा। यानी कि वाटर वेपर जब वाटर ड्रॉपलेट बनेगा तो ये हीट रिलीज करेगा। वो हीट है जब वो गर्म होके वाटर वेपर बना था तो अपना मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बदलने में उसने हीट वाटर वेपर के रूप में स्टोर करने में लिया था। अब जैसे ही पानी बन जाएगा, वो हीट क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। अगर हीट रिलीज करेगा, यानी नंबर 3 स्टेज पे देखो क्या हो रहा है। एक तरफ तो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट बन रहा है और उष्मा हीट भी रिलीज हो रही है। आसपास का हवा क्या हो जाएगा? इससे और गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो और ऊपर भागेगा। जैसे ही हवा और ऊपर भागेगी, ये नीचे से और हवा को खींचेगी। जैसे ही नीचे से और हवा खींचेगी, यानी कि फिर वही होगा, ये हवा ऊपर जाएगी, फिर से ये ठंडी होगी, कूल करेगी, वाटर ड्रॉपलेट बनाएगी। लेकिन जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट बनेगा, आसपास की हवाओं को हीट सप्लाई हो जाएगा और वो हवा ऊपर जाएगी और फिर नीचे से हवा को खींचेगी। यानी कि आप अगर देखो तो एक कंटिन्यूअस साइकिल आपको देखने मिल रहा है। ऐसे हवाओं का कंटिन्यूअस चल रहा है ना। जितनी बार नीचे की हवा ऊपर जा रही है, वाटर ड्रॉपलेट बन रही है, वाटर ड्रॉपलेट बनते ही और हीट रिलीज होता है, हवा ऊपर जाती है, यहां वैक्यूम बनता है, नीचे से और हवा खींचती है। फिर थोड़ी देर बाद ये हवा जैसे ही ऊपर जाती है, फिर यहां पे वाटर ड्रॉपलेट बनती है, वाटर ड्रॉपलेट बनते ही हीट रिलीज होता है और ये आसपास के हवा को ऊपर जैसे ही गर्म होकर ऊपर खींचती है, तो नीचे से और हवा को खींचती है। तो इस प्रकार से क्या ये कंटिन्यूअस एक आप साइकिल देख पा रहे हो। लो प्रेशर क्या होता जाएगा? जितनी बार ये साइकिल चलेगा, ये लो प्रेशर सिस्टम यहां पे जो है वो क्या होगा? उतना ज्यादा मजबूत होती जाएगा ना। एक बार खींचा उसने और एक सेकंड राउंड को खिंचवाया, सेकंड राउंड गया तीसरे राउंड को खिंचवाया, तीसरा राउंड गया फोर्थ राउंड को खिंचवाया। यानी हर सबसीक्वेंट साइकिल के साथ ये लो प्रेशर सिस्टम मजबूत होती जा रही है। क्या अब आप समझ पा रहे हैं क्या मैकेनिज्म है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने का? अब देखिए इसमें क्या चाहिए होगा। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आपको लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए। पानी गर्म नहीं तो हवा ऊपर क्यों जाएगी? सीधा फंडा है। पानी गर्म नहीं तो वार्म मॉइस्ट एयर नहीं, वार्म मॉइस्ट एयर नहीं तो ये हीट इंजन शुरू ही नहीं होगा। नंबर 2, कोरियोलिस फोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मान लेते हैं यहां पे लो प्रेशर है। अब यहां पे रिलेटिवली इसके क्या है, ये सब हाई प्रेशर पे है ना, आसपास की हवाएं। तो क्या होगा नॉर्मल टाइम्स में? नॉर्मल टाइम्स में जैसा आप एक्सपीरियंस करते हैं, क्या होता है, कहीं भी लो प्रेशर बनता है, हवाएं तुरंत उस तरफ भागती हैं। हवाएं जैसे ही भागेंगी, थोड़ी देर बाद यहां पे हवा की कमी थी, अब हवा यहां आ गई, तो थोड़ी देर बाद ये भी आसपास का जो प्रेशर था उसी प्रेशर में ये भी पहुंच जाएगा। यानी आसपास नॉर्मल प्रेशर था तो यहां पर भी अब थोड़ी देर बाद नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा। यही होता है ना।
लेकिन ऐसा यहां तो नहीं हो रहा। यहां तो हवा क्या हो रही है, कंटिन्यूअस सप्लाई में जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन में सिंपल ऐसा नहीं हो रहा कि हवा आ रही है और वो सीधा का सीधा जगह भर दे रही है। नहीं, क्या हो रहा है यहां पे ये लो प्रेशर सिस्टम है। हवा हर तरफ से भाग रही है इसके तरफ, ठीक है। हवा ऐसे भाग रही है सारे दिशाओं से हवा इसके तरफ ऐसे भाग रही है। अब हवा जैसे जैसे जाते जा रही है इस लो प्रेशर के पास, उसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ेगी, मान लेते हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, कोरियोलिस फोर्स भी क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी तो कोरियोलिस फोर्स भी इंक्रीज करने लगेगा। कोरियोलिस फोर्स अगर इंक्रीज करेगा यानी हवाएं क्या होने लगेंगी, मूव करने लगेंगी, डिफ्लेक्ट होने लगेंगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या बोलता है, टुवर्ड्स दी राइट साइड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन हवाएं मूव करने लगेंगी। यानी कि ये लो प्रेशर सेंटर तो है, लेकिन ये हवाएं क्या हो रही हैं, कुछ इस प्रकार से टुवर्ड्स द राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन मूव करने लगती है। अगर मैं कहूं तो जमीन ऐसे है, तो यहां पे अगर हवा आनी है तो हवा क्या कर रही है, इसके तरफ आई, लेकिन गोल 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 घूमना शुरू कर देती है। यानी कि यहां पे यदि लो प्रेशर सेंटर है कुछ इस प्रकार से, तो हवाएं क्या कर रही हैं, कुछ इस प्रकार से घूम रही है। और ये अब इमेजिन करो प्लेन में, एक मतलब 3 डायमेंशनल तरीके से इमेजिन करना अब शुरू करो। क्या हो रहा है, ऐसे जमीन है तो हवा क्या कर रही है, कुछ इस प्रकार से ऊपर उठते जा रही है। इसको कहते हैं वॉटिसिटी। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो हवा क्या करती, सीधा जाके लो प्रेशर वाले इलाके में भर देती, और ये वॉटिसिटी नहीं होती, हवा ऊपर नहीं उठती, साइक्लोन बनता ही नहीं। याद है ना, ऊपर गई थी हवा, तभी तो जाके लेटेंट हीट रिलीज हो पाया था कंडेंसेशन होने पे। अगर सिंपल हवा जाती भर देती तो कहां से होता। लेकिन यहां पे ये जो वॉटिसिटी हो रही है, ये हवा को गोल 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 घुमा के ऊपर ले जा रही है। तो अब अगर मैं कहूं कोरियोलिस फोर्स का होना बहुत अनिवार्य है साइक्लोन बनने के लिए, तो ये बात हजम हुई। क्यों कहते हैं ऐसा, कोरियोलिस फोर्स होगा तो ही साइक्लोन बनेगा। यही कारण है 0 to 5 डिग्री साइक्लोन आप कभी नहीं देखोगे, क्योंकि 0 to 5 डिग्री कोरियोलिस फोर्स बड़ा कम होता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, एक फॉर्मूला भी है वैसे, 2v ओमेगा साइन वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इक्वेटर पे क्या है 0, तो साइन 0 0, 5 डिग्री लैटिट्यूड साइन 5 नेग्लिजिबल। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वैल्यू स्टार्ट होगा कोरियोलिस फोर्स का। तो इसी वजह से अगर फॉर्मूला से डर लगता है तो छोड़ दो, बाकी मैं कोरियोलिस फोर्स जब पढ़ाऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं समझा दूंगा। तो कोरियोलिस फोर्स का होना अनिवार्य है। इसके सिवा अगर आप देखें तो और एक चीज होनी जरूरी है, एक लो प्रेशर एरिया पहले से होना चाहिए। दोस्तों ये सीड का काम करता है। सीड क्या है, याद है, सबसे पहले मैंने कहा वार्म मॉइस्ट एयर है जिसपे हवा ऊपर उठ रही है, वो मैंने कहा ये प्री कंडीशन है। लेकिन वही प्री कंडीशन को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक लो प्रेशर एरिया पहले से होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या फिर इक्वेटोरियल लो। जहां जहां जब जब वो कुछ ऊपर के लैटिट्यूड्स में पहुंचता है, तभी आप देखोगे उन इलाकों में आपको कुछ क्या होता है, साइक्लोन बनता हुआ दिखता है। तो अगर ITCZ वहां एग्जिस्ट कर रहा है, या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पहले से ही मौजूद है उस जगह पे, याद है ना, प्लेनेटरी बेल्ट में 0 डिग्री पे एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है 0 डिग्री पे। अब एक्चुअल में तो ये सीधा इस तरीके से होता नहीं है, ये तो सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअल में तो ये लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है, कहीं लैंड आ गया तो थोड़ा अंदर की तरफ चला गया, है ना, फिर कहीं ऐसे चला गया, तो इस प्रकार से है। सीजन टू सीजन अलग वेरिएशन होता है। तो जब ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसको ITCZ भी कहते हैं, जब ये ऊपर के लैटिट्यूड में थोड़ा पहुंच गया, क्योंकि 0 डिग्री पे रहेगा तो साइन 0 0 है, कोरियोलिस फोर्स बनेगा नहीं। लेकिन अगर ये ऊपर के लैटिट्यूड पे चला गया तो ये जो सीड है ना, ये बड़ा ऑप्टिमल ग्राउंड हो जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने के लिए। इसके सिवा दोस्तों जो विंड स्पीड है
है ना, जो जमीन पे हवा चल रही है और जो अपर एटमॉस्फेयर पे हवा चल रही है उसमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। क्यों? मान लो यहां पे हवा बड़ी तेज चल रही है, बड़ी तेज चल रही है, यहां पे हवा अगर आप देखो तो ज्यादा तेज नहीं, धीरे धीरे चल रही है, हॉरिजॉन्टल हवा की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम तिरछा हो जाएगा। ऐसे क्या होगा? यही होगा ना, थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये सिस्टम अगर आप देखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। क्या ये ज्यादा हाइट गेन कर पाया? अगर ज्यादा हाइट किसमें गेन किया? इसमें इसने हाइट गेन किया ना। ये मान लो H1 है, ये मान लो H2 है, तो हाइट किसका ज्यादा है? अरे H क्यों नहीं लिख पा रहा मैं, हाँ H2, H1 का हाइट ज्यादा है ना H2 से। तो अगर हाइट H1 का ज्यादा है यानी हवा ज्यादा ऊपर तक गई, यदि हवा ऊपर तक गई मतलब क्या? मतलब बड़ा सिंपल है, उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ यानी उतनी ज्यादा हवा ठंडी हुई, यानी उतना ज्यादा कंडेंसेशन हुआ, यानी उतना ज्यादा लेटेंट हीट रिलीज हुआ। यही फंडा है ना। तो इसीलिए अगर ऊपर में हवा तेज चलेगी नीचे की हवा के मुताबिक तो पूरा का पूरा सिस्टम तिरछा हो जाएगा और इस वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन नहीं पाएगा। और इसी को कहते हैं वर्टिकल विंड शियर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? तो वर्टिकल विंड शियर कम होना चाहिए, यानी ऊपर की हवा नीचे की हवा में जो स्पीड का अंतर है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या ये क्लैरिटी आई सभी को? ठीक है, आई तो लाइक करो जल्दी से, है ना। अगर लाइक कर दिया तो वापस बटन मत दबा देना, डिसलाइक हो जाएगा, वो सब ना करो। ठीक है, तो अब आगे सुनो। तो अब ये था मेन कंडीशन जहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। तो ये तो अब हम समझ गए कहां ओरिजिनेट करता है, ये सब हमने देख लिया। अब दोस्तों कैसे बनता है, मैकेनिज्म क्या है, ये भी हमने देख लिया। तो दोस्तों यही कारण है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, यही फंडा है इसका। अब दोस्तों स्ट्रक्चर कैसा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का? वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारा डायग्राम देखा है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो आप एग्जाम में बना सकेंगे, मेंस में आया तो आप लिख सकेंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे एक लाइन लो, फिर यहां पे एक ऐसे बना दो, आई बनाना है, मैं आई, है ना, लेटर आई जानते हो ना, बस ऐसे लो। ये क्या है यहाँ पे जो मैंने बनाया, ये देख रहे हो, ये क्या है? यहाँ पे हवा इस तरीके से जा रही है, दिस इज द इनफ्लो लेयर। यहाँ पे क्या हो रही है? हवा आप देखो ऐसे ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, और यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है इस तरीके से। आउटफ्लो होके क्या हो रहा है? हवा बाद में वापस आप देखोगे तो नीचे ही जा रही है और जाके इनफ्लो लेयर में मिल जा रही है, कुछ इस प्रकार से। देखो यहाँ पे, देखो कैसे, यहाँ पे देख रहे हो आप। एक्चुअल में क्या है ना, एक सिंगल सिस्टम नहीं होता है, मल्टीपल सिस्टम होता है। आप चाहो तो इनको इग्नोर कर सकते हो, इतने को सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, काट देता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, सिस्टम देख पा रहे हो? ऐसे हवा यहाँ पे चली चली चली, ऐसे ऊपर उठी उठी उठी, वापस यहाँ पे जब ऊपर गई तो क्या होगा? खूब बादल बनेगा ना, इतने ही पार्ट में बादल बनेगा, इतने पार्ट में बादल बना, इतने पार्ट में खूब बादल बना, है ना। और इस तरीके से यहाँ बरसात होगा, और फिर क्या होगा? ऐसे इनफ्लो गया, ऐसे ऊपर उठा, बादल हुआ, बारिश हुई, और यहाँ से आउटफ्लो होके वापस ये ऐसे लूप में घूम रहा है। इसलिए क्या है, क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन। आओ आपको रियलिटी में दिखाते हैं क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो हवा ऐसे घूम के निकल रही है और ये वापस ऊपर उठ रही है। वापस यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ज्यादा ऊपर हो गया। ये देखो, अपर एटमॉस्फेयर 9000 मीटर पे क्या हो रहा है? ये हवा जैसे गोल गोल घूम के ऊपर उठ रही थी, ये देखो ऐसे बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, और कहीं पर जाके ऐसे गिर के आएगी और वापस से आप देखोगे घूम के नीचे जाएगी। यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ से ऐसे बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है हवा, बाहर निकल रही है, और यहाँ पे आप सरफेस पे देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में क्या दिखाया था मैंने? हवा यहाँ की तरफ जा रही थी। सरफेस पे देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो
कुछ इस एटमॉस्फेयर में देख रहे हो आप, यहाँ पे हवा कैसे यहाँ पे इस तरफ नीचे की तरफ यहाँ पे जा रही है और यहीं पर गिर रही है, और सरफेस पे जब आप देखोगे तो क्या हुई, ये भाग रही है साइक्लोन की तरफ। तो इस तरीके से इन शॉर्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे हवा ऊपर उठ रही है, 8-9 किलोमीटर तक जा रही है और घूम के वापस दूर में जाके गिर के वापस घूम के साइक्लोन को ही फीड कर रही है। क्या ये समझ आ रहा है रियलिटी में और थ्योरी में क्या हो रहा है? चलिए, तो आज के टाइम में देखिए पढ़ना लिखना बड़ा आसान हो गया है, हमारे टाइम में ये सब कुछ था नहीं, तो सब कुछ हम विजुअलाइज करते थे, अब फिर भी चीजें समझ आती हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए क्या कंडीशन है ये तो हम सारे समझ गए। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो एक इनफ्लो लेयर है, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे आउटफ्लो लेयर है, और यहाँ से भी वैसे ही इनफ्लो लेयर है, ऊपर जाएगा, आउटफ्लो लेयर है, घूम के वापस वहीं जाएगा। आप देखोगे तो सेंटर पे क्या है, लो प्रेशर सेंटर है। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, आई ऑफ दी साइक्लोन देखो कितना स्पीड आता है ना। आई ऑफ दी साइक्लोन पे जाओगे तो आप देखोगे 1-2 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड आ रही है। क्यों भाई, क्या हो रहा है आई ऑफ दी साइक्लोन पे ऐसा? तो आई ऑफ दी साइक्लोन तो परफेक्ट लो प्रेशर सिस्टम है, लेकिन देखिए होता क्या है, जैसा मैंने बताया, ये मान लेते हैं आई ऑफ दी साइक्लोन है, हवा क्या हो रही है, हवा क्या आई तक पहुंच पा रही है? याद करो क्या हो रहा था, हवा तो अपनी आती थी ऐसे गोल 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 घूम के, वहीं से शक्तिमान जैसे घूमता है तो कैसे हवा बनता था, कुछ वैसे वॉर्टेक्स बन के वॉर्टिसिटी शो करते हुए ऐसे ऊपर उठ रही थी। तो आई तक तो हवा पहुंच ही नहीं रही है, आई के आसपास क्या हो रहा है उसकी हवा, ये जरूर कुछ ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही जा रही जा रही, अधिकतम हवाएं आउटफ्लो लेयर के तरफ भाग रही हैं। लेकिन कुछ हवा क्या होती है ना, यहां से सिंक करती है, कुछ हवा लीक कर जाती है इस कॉलम से, और कुछ हवा हल्की 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 गिर रही है। अब आप कहोगे सर लो प्रेशर है, हवा गिर कैसे रही है? लो प्रेशर बरकरार है, लेकिन कुछ हवा सिंक कर रही है, बाकी अधिकतम हवाएं तो ऊपर ही जा रही हैं। इतना भी नहीं गिर रही कि लो प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाए, नहीं, कुछ हवाएं हल्की 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 गिरती रहती हैं। और यही कारण है जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है, क्योंकि जब हवा ऊपर उठ रही है तो क्या होगा, क्लाउड बनेगा, लेकिन आई ऑफ द साइक्लोन पे तो हवा ऊपर नहीं उठ रही ना, वहां तो हवा हल्की हल्की सिंक कर रही है, तो वहां क्या होगा, क्लाउडलेस क्लियर स्काई, काम हवाएं, जैसा आप यहां देख रहे हो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं? जरा सा एक इमेज देखिए, ये देखिए आई ऑफ द साइक्लोन, कुछ क्लैरिटी रहती है यहाँ पे, अगर इसको जूम करेंगे ना यहाँ पे तो आपको पानी दिख जाएगा, आसपास में क्लाउड है लेकिन वहां पे आपको नहीं दिखेगा क्लाउड। तो ये क्यों है, क्योंकि वो आई ऑफ द साइक्लोन है, जहां पे हवा क्या हो रही है, हल्की 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 सिंक करती हुई दिखने मिलती है। ठीक है, इसके सिवा अगर आप देखोगे तो अपर एटमॉस्फेयर में और एक चीज आपको देखने मिलती है, जहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है ना, ये जो अपर एटमॉस्फेयर है, यहां पे जहां पे आई है उसके ठीक ऊपर डाइवर्जेंस दिखेगा, यानी हवा क्या हो रही है, चारों तरफ स्प्रेड आउट कर रही है, स्प्रेड आउट कर रही है। जरा देखें, इसमें दिख रहा है, देख रहे हो, ये आई के ठीक ऊपर गए थे हम, कुछ हवा यहां कैसे भाग रही है बाहर की ओर, वापस लेके चलते हैं इसको इधर पे, सरफेस ये रहा, ये जो आई है इसके ठीक ऊपर यहाँ पे आते हैं, ये भी सेंटर की तरफ है, ये सेंटर की तरफ है, हाँ ये देखो, अब हवाएं आप देखोगे इस सेंटर से बाहर की ओर आपको जाती हुई कुछ दिख रही है, कुछ दिख रही है, कुछ बाहर की तरफ है ना, कुछ यहाँ ऐसे जा रही है, कुछ यहाँ ऐसे जा रही है। इन शॉर्ट अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो आई ऑफ दी साइक्लोन अलग अलग हाइट में बनता है। यहाँ पे आप देखोगे, ये देख रहे हो, और ऊपर गया मैं तो हवा कुछ ऐसे भाग रही है, कुछ ऐसे भाग रही है, लेकिन हवा आप देखोगे तो इसके तरफ से अलग अलग दिशाओं में आपको जाती हुई दिख रही है। ये देख रहे हो आप, ये हवा कुछ इस तरफ जा रही है, कुछ हवा इस तरफ जा रही है, कुछ हवा इस तरफ जा रही है, कुछ हवा इस तरफ जा रही है। तो चारों तरफ क्या हो रही है, यहां से आप देखोगे तो स्प्रेड आउट कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, यानी कुछ हवा ऐसे, कुछ हवा ऐसे, कुछ हवा ऐसे, कुछ हवा ऐसे। तो इस प्रकार से आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के आई के ठीक ऊपर देखने मिलता है।
तो दोस्तों ये कहानी थी डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या कैसे बनता है। जैसा मैंने बताया 3 स्टेज में ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट। उसमें क्या हो रहा है, एक लो प्रेशर सेंटर है जो यूजुअली ITCZ देता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, कि हाँ यहाँ पे इक्वेटर से दूर आ गया ITCZ, तो हाँ चलो एप्ट कंडीशन हो गया, वो सीड का काम करेगा, साइक्लोन बन जाएगा। इसके बाद सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, तो साइक्लोन डेवलपमेंट बनना शुरू होता है। इसके बाद मैच्योर स्टेज है, वो हीट इंजन है। हवा ऊपर जाएगी, क्या होता जाएगा, जितनी बार हवा ऊपर उठेगी उतनी बार क्या होता जाएगा, उतनी बार साइकिल चलेगा, लेटेंट हीट वाला हीट इंजन चलेगा, लो प्रेशर उतना ज्यादा इंटेंसिफाई होता जाएगा। और इस तरीके से आपको मैच्योर स्टेज में ट्रॉपिकल साइक्लोन बढ़िया अच्छा खासा बनता हुआ दिखेगा। फाइनली आप देखोगे किस डायरेक्शन में फाइनली वो लैंडफॉल करेगा, और साइक्लोन का जो हीट इंजन है वो कट हो जाएगा ना। जैसे ही लैंड पे हिट किया और उसको पानी मिलेगा नहीं, तो जमीन से उसको मॉइस्चर मिलेगा नहीं, तो पूरा का पूरा लेटेंट हीट पे चलने वाला हीट इंजन खत्म हो जाएगा, तो साइक्लोन खत्म हो जाएगा। दोस्तों साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आप देखें तो अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका रीजन में हरिकेन बोलते हैं, अपने भारत में साइक्लोन बोलते हैं, वैसे ही चाइना वगैरह में टाइफून बोलते हैं, जापान में टाइफू बोलते हैं, फिलीपींस में बागियो बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से है, वही चीज है। कोई हरिकेन कैटरीना बोले तो कोई बोले साइक्लोन मोका, है ना, या फिर साइक्लोन अभी क्या चल रहा है, बिपरजॉय। तो अलग अलग नाम से साइक्लोन चलते हैं। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इस पे और एक लेक्चर रखेंगे हम। साइक्लोन का मैकेनिज्म तो समझ गए हम, लेकिन अब बहुत सारी चीजें और हैं जो साइक्लोन के बारे में हमें जाननी है। आप लोग इस लेक्चर को देखोगे, लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, तो मैं अगला सीरीज भी इस पर लाऊंगा। साइक्लोन कैसे बनता है ये तो आप समझ गए, लेकिन IMD ने अलग अलग टर्म्स दिए हैं, है ना, कब डीप डिप्रेशन, कब साइक्लोनिक स्टॉर्म, कब सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है, वैसे ही क्या क्या इससे डैमेजेस होते हैं, कैसे साइक्लोन का नामकरण होता है, साइक्लोन का भारत में क्या प्रभाव होता है, कौन सा सीजन होता है, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन क्यों होते हैं, लेकिन क्या नया चेंज आया है कि अब अरेबियन सी में साइक्लोन्स देखने मिले हैं, क्या नया ट्रेंड है, तो ये सब देखेंगे। रिसेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, एल नीनो मोडोकी का क्या इम्पैक्ट है, कहाँ पे साइक्लोन आता है, ये सब मैं तभी आपके लिए लाऊंगा जब इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि यकीन मानिए बहुत मेहनत लगता है ये बनाने में और इस तरीके से डेप्थ में जाके आपको समझाने में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर का PDF मैं आपको दे दूंगा, लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी सवाल है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जो भी सवाल है आप ज़रूर पूछिएगा। NCERT बैच आपके लिए लाए हैं दोस्तों। मेक श्योर यूज़ द कोड KC10, जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और 4,999 रुपये में आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है। CSAT कोर्स की सब्सक्रिप्शन आपको 2,499 रुपये में मिलती है। दोस्तों अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपके लिए हम लाए हैं 2,999 रुपये में। मेक श्योर यूज द कोड KC10। अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है 2,499 रुपये में। बोध हिंदी बैच भी लाए हैं केवल 7,999 रुपये में। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और साथ साथ हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर फॉलो करें।